अध्याय पहला चल रहा है, कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र। आपको मैंने पहले ही बताया ये दोनों क्लासों के लिए उपयोगी है। आर्ट्स और कॉमर्स दोनों के लिए एक ही बुक है अपने पास में, एक ही बुक चल रही है। तो अपन पहला जो देखने वाले हैं, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का परिचय। किसका परिचय देख रहे हैं अपन? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का परिचय देख रहे हैं। उसके बाद में अपन उसके जो क्वेश्चन दिए हैं अपन ने लिए हैं उन पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन अल्फ्रेड मार्शल का परिचय देख रहे हैं। तो इस मार्शल के परिचय को आप देखिए। मार्शल के बारे में अपन देख रहे हैं। प्रोफेसर मार्शल की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के 1890 में प्रकाशन के बाद अर्थशास्त्र को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के रूप में जाने लगा। अर्थशास्त्र को किसके रूप में जाने लगा? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के रूप में जाने लगा। ठीक है ना। तो अपन देख रहे हैं पहले प्रोफेसर मार्शल का जन्म दिनांक क्या है, किस तारीख को जन्म हुआ था? 26 जुलाई 1842 को। कब हुआ था उनका जन्म? 26 जुलाई 1842 को। जन्म स्थान क्या है उनका? लंदन में हुआ था। पिता कैसे थे उनके? मध्यम वर्गीय परिवार के थे। उच्च शिक्षा कहाँ पे प्राप्त की उनने? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ के आएंगे। नौकरी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के विभाग अध्यक्ष थे। अब देखो, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं उसी में वो विभाग अध्यक्ष बन गए, उसी के, ठीक है, अर्थशास्त्र के। ठीक है ना। उसके बाद में आप देखें पुस्तकें 1890 में इनकी फेमस पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ ए इकोनॉमिक्स। कौन सी इनकी फेमस पुस्तक है? प्रिंसिपल ऑफ ए इकोनॉमिक्स। इनकी फेमस पुस्तक का नाम बता दिया मैंने, प्रिंसिपल ऑफ ए इकोनॉमिक्स। उसके बाद आप देखें प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया। उसके बाद आप देखते रहे होंगे इनको पुस्तक हो गई उपाधि, कल्याणकारी अर्थशास्त्र की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि दी गई? कल्याणकारी अर्थशास्त्र की। एडम स्मिथ को भी दी गई थी। अर्थशास्त्र का जनक या पिता कहा जाता था एडम स्मिथ को, पर इनको किसका क्या बोला गया? कल्याणकारी अर्थशास्त्र। निधन हो गया था इनका 1924 में। 1924 में इनकी निधन हो गया था, इनकी डेथ हो गई थी। अब आप आगे देखते जाइए, क्या देख रहे हैं आप इसमें? अर्थशास्त्र को कल्याण का शास्त्र मानने वाली परिभाषाओं का वर्णन कीजिए। अब अर्थशास्त्र को कल्याण का शास्त्र मानने वाली परिभाषाएं कौन कौन सी है? प्रोफेसर मार्शल के अलावा भी और लोगों ने इसको परिभाषा मानी है, उसके अनुसार अपन देख रहे हैं। अर्थशास्त्र कल्याणकारी अर्थशास्त्र के रूप में अर्थशास्त्र को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। क्या है निम्न प्रकार से परिभाषित है? प्रोफेसर मार्शल के अनुसार। मार्शल के बारे में पढ़ रहा तो पहले अपन मार्शल की परिभाषा ली अपन ने। अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय, व्यक्तिगत सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जिसका संबंध कल्याण को अनिवार्य भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उनके उपयोग से, भौतिक साधनों की प्राप्ति और उनके उपयोग से। ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन करता है। यह व्यक्तिगत सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जिसका संबंध कल्याण के लिए अनिवार्य भौतिक साधनों की प्राप्ति उनके उपयोग से। अगली परिभाषा है पेंशन के अनुसार। प्रोफेसर पेंशन ने क्या परिभाषा दी है वो देख रहे हैं अपन। प्रोफेसर पेंशन के अनुसार परिभाषा है आपकी, देखिए, अर्थशास्त्र भौतिक सुख का विज्ञान है। क्या है इसमें? अर्थशास्त्र भौतिक सुख का विज्ञान है। उसके बाद में प्रोफेसर चैंपमैन के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मनुष्य को धन व्यय करने संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करता है। एक तो धन कमाने का, धन व्यय करने मतलब खर्च करने संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करता है। प्रोफेसर केनन के अनुसार क्या परिभाषा है? अर्थशास्त्र भौतिक सुख अर्थात मनुष्य की भौतिक समृद्धि के कारणों का अध्ययन करता है। भौतिक सुख और भौतिक समृद्धि के कारणों का भी ये अध्ययन करता है। मार्शल के अनुसार परिभाषा देखिए, मार्शल ने साधारण व्यवसाय के बारे में चर्चा की, व्यक्तिगत सामाजिक क्षेत्रों के बारे में बताया। उसके बाद में अपन ने किसके बारे में चर्चा की है? उसके बाद अपन ने देखा है इसमें प्रोफेसर पेंशन के अनुसार दिए। पेंशन के अनुसार अर्थशास्त्र भौतिक सुख का विज्ञान है। चैंपमैन के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मनुष्य को धन कमाने व्यय करने का बताता है। भौतिक सुख अर्थात मनुष्य की भौतिक समृद्धि के कारणों को अध्ययन करता है। किसने बोला अपन से? प्रोफेसर केनन के अनुसार। ठीक है, ये आपकी परिभाषा हो गई है।
अपन आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आपके पास कुछ इस प्रकार से, प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा की विशेषताएं लिखिए और गुण बताइए। विशेषता या गुण दोनों ही एक ही बात है, ठीक है। प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा की विशेषता या गुण आपको बताना है, ठीक है। अगर आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं, अंत तक देख रहे हैं, तो आपको इसमें कुछ समझ में भी आएगा, और आपको अगर 2-3 बार आप वीडियो को देखते हैं तो आपको आसानी से उसके बारे में पॉइंट याद करके आप उसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। अब आप देख रहे हैं आगे, पहला पॉइंट है आपके पास में स्पष्ट तथा सरल। प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा से सबसे प्रथम विशेषता उसका स्पष्ट तथा सरल होना है। कैसी विशेषता? स्पष्ट और सरल। अपन राइटिंग लिखते हैं, स्पष्ट और सरल शब्दों में लिखेंगे, आसानी से लोगों को समझ में आ जाए, ऐसी उनकी परिभाषा थी। अर्थशास्त्र में मनुष्य एवं धन दोनों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में मनुष्य का भी और धन का भी दोनों का अध्ययन किया जाता है। अभी अपन ने एक परिभाषा देखी थी, इसकी परिभाषा थी वो अपन ने देखी थी, चैंपमैन ने बताया था धन कमाने और धन व्यय करने के बारे में। इसी तरह से इनने यहाँ पे भी दिया है। उसके बाद प्रत्येक व्यक्ति को आसानी से समझ में आ जाती है, और प्रत्येक व्यक्ति को ये बातें आसानी से समझ में आ जाती है, ठीक है। धन कमाने और धन का व्यवसाय करते हैं, वो धन कमाने और उसका व्यवसाय के रूप में पैसा लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं धन की उपेक्षा मनुष्य को महत्व। जैसा कि अपन पहले भी परिभाषा विशेषता देखी, धन की उपेक्षा मनुष्य को महत्व, वहाँ पे भी देखा था। प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा दूसरी विशेषताओं में होने वाली परिभाषा में मनुष्य को प्रमुख स्थान दिया है। धन की इनने उपेक्षा की है, धन को प्रमुख स्थान नहीं दिया है। धन को प्रमुख स्थान देने वाले एडम स्मिथ की परिभाषा थी, ठीक है। यहाँ पे इनने मनुष्य को प्रमुख स्थान दिया है। धन को कैसा होता है? गौण। और एडम स्मिथ की परिभाषा आपने देखा होगा, पुराने वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको पता चलेगा एडम स्मिथ की परिभाषा में किसको प्रमुख स्थान दिया है। एडम स्मिथ की परिभाषा में धन को प्रमुख स्थान दिया, मनुष्य का स्थान उसमें कैसा? गौण है। यहाँ पे उल्टा हो चुका है, ठीक है ना। इसकी अभी अपन अंतर लिखेंगे, दोनों की परिभाषाओं के बारे में अंतर आएंगे, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है वो आने वाले। धन का गौण स्थान है, उनके अनुसार धन मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धन के लिए। क्या बताया इनने? उनके अनुसार था धन मनुष्य के लिए, ना कि मनुष्य धन के लिए। तीसरे नंबर का पॉइंट है जीवन के साधारण व्यवहार का अध्ययन। जीवन के साधारण व्यवहार का अध्ययन देखना है। जीवन के साधारण व्यवहार के अध्ययन में प्रोफेसर मार्शल ने जीवन में साधारण व्यवहार का तात्पर्य जिनके द्वारा एक साधारण व्यक्ति अपना जीवन चलाता है, इसमें वहाँ बहुत सारी क्रियाएं आती है। जिनका संबंध धन कमाने उनका प्रयोग से, धन कमाने तथा उनके प्रयोग से, जैसे उपभोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण। उपभोग भी करता है, उत्पादन भी, और विनिमय भी और वितरण से। उपभोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण से, ठीक है। उपभोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण से हो जाएगा। उपभोग करना, उत्पादन करना, विनिमय करना, वितरण करना, ठीक है ना। उनका उत्पादन भी करता है, उपभोग भी करता है, खुद भी यूज़ करता है, विनिमय भी करता है, उसके बाद में वितरण भी करता है, बांटता भी है। भौतिक कल्याण का अध्ययन, इसमें भौतिक कल्याण के अध्ययन में आप देख रहे हैं, इसमें मानव के उन आर्थिक प्रयत्नों को शामिल किया जाता है, जिसके माध्यम से मनुष्य के भौतिक कल्याण में वृद्धि होती है। किसमें होती है? मनुष्य के भौतिक कल्याण में वृद्धि होती है। इसी प्रकार प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र को कल्याणकारी अर्थशास्त्र माना है। प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र को कल्याणकारी अर्थशास्त्र माना है, ठीक है। उसके बाद आप देखें वास्तविक और सामाजिक मनुष्य का अध्ययन। इसमें प्रोफेसर मार्शल ने ऐसे व्यक्तियों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया है, जो वास्तविक तथा सामाजिक हो, कल्पित व एकाकी व्यक्ति नहीं हो। वास्तविक और सामाजिक होनी चाहिए और कल्पित व एकाकी व्यक्ति नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आप देखें इनने क्या बताया है, इसमें 6 नंबर पॉइंट में दिया है विज्ञान एवं कला दोनों। प्रोफेसर मार्शल ने आर्थिक सिद्धांतों का क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन किया। प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र के वैज्ञानिक कलात्मक दोनों ही पहलुओं को महत्वपूर्ण माना है। इनने दोनों ही पहलुओं को महत्वपूर्ण माना है, वैज्ञानिक को भी और कलात्मक को भी, ठीक है। दोनों को इनने महत्वपूर्ण पहलुओं से समझाया गया है। उसके बाद में आर्थिक और अनार्थिक क्रियाएं, दोनों प्रकार की क्रियाएं ली। प्रोफेसर मार्शल ने मानव जीवन को 2 भागों में
बांटा है आर्थिक और अनार्थिक। धन अर्जित करने से संबंधित क्रियाएं क्या कहलाती है? धन अर्जित करने से संबंधित क्रियाओं को अपन क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। धन अर्जित करने से संबंधित क्रियाएं कैसी क्रियाएं कहलाती है? आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। एवं इन्हीं का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। एवं उन्हीं का अध्ययन अपन अर्थशास्त्र में करते हैं। ठीक है, उन्हीं का अध्ययन अपन अर्थशास्त्र में करते हैं। ये आपके मैंने सारे पॉइंट बता दिए हैं। ठीक है, आगे बात आपको समझ में अच्छे से। उसके बाद अपन देखते हैं, उसके बाद आप देखें एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन प्रकाशित हुई थी। कौन से सन में प्रकाशित हुई थी? एडम स्मिथ की पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। क्या है एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम? वेल्थ ऑफ नेशन। कौन से सन में प्रकाशित हुई थी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसमें आपको कमेंट करके बताना है कि ये पुस्तक इस सन में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करें। धन्यवाद।